Okay, so in this new class, we are going to study about a new concept that is the Phillips curve. अभी तक आपने जो पढ़ा है वो types of inflations आपने study किए थे. The different types of inflation and what is inflation, and today the new concept is the Phillips curve. And what is a Phillips curve? It basically tells us about the relation between unemployment and inflation. इन्फ्लेशन आपने अभी तक पढ़ लिया है और फिलिप्स कर्व क्या बताता है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको फिलिप कर्व एक्सप्लेन करता है। और जिस प्रकार से हम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो फिलिप्स कर्व के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इस कर्व को किसने आइडेंटिफाई किया था। द नेम वाज ए डब्ल्यू फिलिप्स। तो ए डब्ल्यू फिलिप्स ने फिलिप्स कर्व को आइडेंटिफाई किया था। और फिलिप्स कर्व करता क्या है? इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से भी ये दोनों ही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिलेशनशिप ये बताता है और किसने इसको आइडेंटिफाई किया था, किसके नाम पे फिलिप कर्व पड़ा है। तो फिलिप कर्व ए डब्ल्यू फिलिप्स के नाम पे पड़ा है, इसीलिए इसको फिलिप कर्व कहा जाता है। Now, when we are talking about the relationship between unemployment and inflation, what does Philip curve tells us? It tells us that there is an inverse relationship between the rate of unemployment and the rate of increase in money wages. क्या ये बता रहा है? ये बता रहा है कि जो दो कंपोनेंट हैं आपके, अनएम्प्लॉयमेंट एंड मनी वेजेस, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। हम लोगों को डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में बहुत क्लियर हो चुका है अभी तक। इनवर्स रिलेशनशिप मींस कि एक अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। दैट मींस अगर वेज रेट इंक्रीज कर रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करेगा, और अगर वेज रेट डिक्रीज करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा। इस रिलेशनशिप को आपके फिलिप कर्व में एक्सप्लेन करा गया। Now, before going in detail how this relationship is established, थोड़ी देर के लिए एक ऑर्डिनरी सा एग्जाम्पल स्टडी करते हैं कि एक ऑर्डिनरी सेंस में इसका मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट और वेजेस का मतलब क्या है। आप सबको पता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। तो जब बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी की वजह क्या है? बेरोजगारी की वजह यह है कि आपका जो वेज है वो कम है। एक एग्जाम्पल और देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग स्कूल में टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो किस बेसिस पे अप्लाई करते हैं? वो देखते हैं कि हमें सैलरी कितनी मिल रही है। अगर वो सैलरी उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होती है तो वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं और वहां जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो नहीं रहती है तो दे प्रेफर टू रिमेन अनएम्प्लॉयड देन टू वर्क ओवर देयर। फॉर एग्जाम्पल, आपके हिसाब से अगर आपको 30,000 सैलरी एक स्कूल टीचर के रूप में मिलनी चाहिए और 30,000 ना मिलके वो स्कूल आपको 10,000 दे रहा, तो ये सिचुएशन क्या है? एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी तो है, बट यू प्रेफर टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट you prefer to remain unemployed than to work for 10,000 rupees. अब ये सिचुएशन क्यों है? अभी लास्ट क्लास में ही आपको मार्कअप इन्फ्लेशन के बारे में बताया था। मार्कअप इन्फ्लेशन में क्या है कि लेबर अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर एक स्टैंडर्ड मार्कअप डिसाइड करता है, जिसके बेसिस पे वो ये डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर जॉब अगर हम करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें कितना पेमेंट होना चाहिए। अगर उतना पेमेंट या उससे ज्यादा पेमेंट उसे मिलता है तब तो वो जॉब करना प्रेफर करता है, और अगर उसको नहीं मिलता है तो उस केस में ही प्रेफर टू रिमेन अनएम्प्लॉयड देन टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर वेज। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन है। ये आप आम जिंदगी में
इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप लोग खुद भी अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके सेम थॉट रहेंगे। आप अपनी एक वेज डिसाइड करते हैं, आप अपनी एक सैलरी डिसाइड करते हैं कि कम से कम इतनी सैलरी मिलेगी तो हम वर्क करेंगे, इतनी सैलरी नहीं मिलेगी तो नहीं वर्क करेंगे। आपके घर में डोमेस्टिक सर्वेंट्स आते होंगे, डोमेस्टिक सर्वेंट्स का सेम थॉट रहता है कि इतना पैसा मिलेगा तो हम काम करेंगे, इससे कम पैसा मिलेगा तो हम काम नहीं करेंगे। सो दिस इज अ जनरल सिचुएशन, and this situation is between the rate of unemployment and wages। ये जो रिलेशनशिप है, जो अभी हमने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए कि आप स्कूल टीचर के रूप में जॉब कब करेंगे, तब करेंगे जब आपकी रिलेशनशिप आपके एम्प्लॉयमेंट की, आपकी वेजेस के बीच में एक तालमेल बैठेगा, तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यू विल प्रिफर टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। So this relationship is being explained by the Phillips curve। Phillips curve कहता है कि आपका rate of unemployment और rate of increase in money wages, इसमें inverse relationship है। Inverse relationship कैसे है? अगर rate of unemployment आपका increase करेगा तो money wages decrease करेगा। अब इसको और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही तो इसको ऐसे समझिए, एक सिनेरियो है जब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर गया है। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयर है उसे पता है कि बहुत सारे लेबर्स हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो जब बहुत ज्यादा सप्लाई होती है तो हमको पता है कि प्राइस कम होता है। तो जब बहुत सारे लेबर या बहुत सारे बेरोजगार लोग खड़े हुए हैं हमारे सामने, तो हम बहुत हाई वेज रेट ऑफर नहीं करेंगे, हम लो वेज रेट पे लेबर को हायर करना मांगेंगे, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे लेबर्स का मतलब क्या हो गया? द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या बहुत है। तो जब अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या बहुत है तो उस केस में जो हमारा मनी वेजेस ऑफर्ड है वो कम रहेगा। इसका दूसरा सिनेरियो भी है कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि मनी वेजेस कम है। मतलब दोनों तरफ से ये एक दूसरे को आप लिंक कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि वेजेस कम है, और वेजेस कम है इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वेजेस उतनी कम वेजेस में वर्कर्स काम करना नहीं मांगते हैं। तो जब वर्कर्स उतने कम वेजेस में काम करना नहीं मांग रहे हैं तो जैसे जैसे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे आपका रेट, जो आपका मनी वेज है वो डिक्रीज करता जाएगा। So it is written over here, when unemployment is high, rate of increase in money wages, wage rate is low. And why this is happening? Workers are reluctant to offer their service at less than the prevailing rates when the demand for labor is low and unemployment is high, so that wage rates fall very slowly। जो हमने आपको एग्जाम्पल के फॉर्मेट में बताया था वही सारी चीज यहाँ पे इतनी ज्यादा लिखी हुई है। मगर ये लिखी हुई चीज भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए अप्लाई करने, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपका होगा, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर में यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट ईच लाइन दैट इज बीइंग रिटन ओवर हियर। अब इसको थोड़ा सा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्मेट में इन लाइंस को दोबारा पढ़ते हैं। फिलिप कर्व किसकी रिलेशनशिप बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। रिलेशनशिप कैसी है? इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जब ज्यादा है तो वेज रेट कम है। वर्कर्स क्या है? वर्कर्स आर रिलक्टेंट टू ऑफर देयर सर्विसेज एट लेस देन द प्रिवेलिंग वेज रेट व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इज लो। तो मतलब जब वर्कर्स की सिचुएशन क्या है? वर्कर्स आर रिलक्टेंट टू ऑफर देयर सर्विसेज एट लेस देन द प्रिविलेज रेट्स व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इज लो। दोनों चीज है, डिमांड भी कम है वर्कर्स की, हमें उतने लेबर नहीं चाहिए इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट है, और जब हमें उतने लेबर्स नहीं चाहिए तो इस वजह से हम कम वेज ऑफर कर रहे हैं, और जब हम कम वेज ऑफर कर रहे हैं तो उसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी। तो ये एक टू एंड फ्रो रिलेशनशिप है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली रिलेशनशिप है कि वेज रेट को अगर आप सेंटर में रख लें तो सेंटर में रखने का मतलब क्या है कि क्योंकि डिमांड कम है
वर्कर्स की, इस वजह से वेजेस कम है, और वेजेस कम है इसी वजह से और लेबर्स काम नहीं करना मांग रहे हैं, एंड दे प्रेफर टू रिमेन अनएम्प्लॉयड. And another part of this thing is when unemployment is low, the rate of money wages wage rate is high, because when the demand for labor is high and there are very few unemployed, we should expect employers to bid wage rates up quite rapidly. अभी हमने पहली circumstances क्या पढ़ा था कि unemployment high है, मगर जब अनएम्प्लॉयमेंट लो है तब की सिचुएशन क्या है, तब बहुत कम अनएम्प्लॉयड लोग बचे हुए हैं. जब बहुत कम अनएम्प्लॉयड लोग बचे हुए हैं तब एम्प्लॉयर के सामने क्या सिचुएशन, वो अपने वेज रेट को हाई करेगा. इसलिए हाई करेगा क्योंकि उसको पता है अब थोड़े से लेबर बचे हुए हैं, इनको हमें जल्द से जल्द एम्प्लॉय कर लेना, जल्द से जल्द अपॉइंट कर लेना है. और दूसरी सिचुएशन क्या है कि ऐसी सिचुएशन अराइज कब की, व्हेन देयर इज अ पीरियड ऑफ राइजिंग बिजनेस एक्टिविटी. हम लोगों को सबको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम कब होगा, जब बिजनेस एक्टिविटी राइज करेगी. तो जब बिजनेस एक्टिविटी राइज कर रही है तो सिचुएशन क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, demand for labor increases and the employers will bid up wages. मतलब कि अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप इस चीज को समझना मांग रहे हैं तो इसमें 4 क्वेश्चंस हैं. पहली चीज है राइजिंग बिजनेस एक्टिविटी. बिजनेस एक्टिविटी राइज कर रही है मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है. तो जब बिजनेस एक्टिविटी राइज कर रही है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, बिजनेस एक्टिविटी राइज करने का मतलब है हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करेगा. और जब अनएम्प्लॉयमेंट फॉल क्यों कर रहा है, क्योंकि डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज कर रही है. और जब डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज कर रही है तो एम्प्लॉयर को क्या है, एम्प्लॉयर को पता है कि लेबर की डिमांड भी है और थोड़े से लेबर बचे. दोनों सिचुएशन उसके सामने है कि लेबर इज डिमांडेड and at the same time since the rate of unemployment is low, तो हमें जल्दी से जल्दी वेज हाई करके उतने लेबर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एम्प्लॉय कर लेना. So these are the 4 different situations, 4 different consequences of the rising business activity. अब इसी को रिवर्स कर सकते हैं. अगर हम इसमें यहाँ पे इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग बिजनेस एक्टिविटी के बजाय इन अ पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग बिजनेस एक्टिविटी कर दें तो बाकी सारी चीजें रिवर्स हो जाएगी. अगर यहाँ पे डिक्लाइनिंग बिजनेस एक्टिविटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी फॉल कर रही है. इकोनॉमी फॉल कर रही है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है. जब प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा. अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमारे जो डिमांड फॉर लेबर है वो डिक्रीज कर गई. तो जब डिमांड फॉर लेबर डिक्रीज कर गई है तो वेजेस भी डिक्रीज करेंगी. तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आया कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में किस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चंस के फॉर्मेट में अगर फिलिप कर्व के रिलेशन में आपको समझना है तो पहली चीज किसके किसके बीच में रिलेशनशिप बताता फिलिप्स कर्व, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. किसने इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज A.W. फिलिप्स. देन वेदर इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और इट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, how this inverse relationship gets affected in terms of rising business activities and declining business activity. तो इतनी सारी चीजें अगर आपको फिलिप कर्व के बारे में पता है तो फिलिप कर्व से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं. अब इसी सारे डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे अगर ये छोटा सा डायग्राम हम लोग समझ लें तो ये डायग्राम बहुत सिंपल एक इनवर्स रिलेशनशिप का डायग्राम है. इनवर्स रिलेशनशिप में क्या कह रहा है कि आपका y एक्सिस पे वेजेस दिया हुआ है एंड x एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है. तो इसका मतलब वेजेस जब 2.4 थी, 2 या 4 था, ये प्राइस और वेजेस दोनों दिया हुआ है. तो व्हेन इट वाज सपोज 4 देन द अनएम्प्लॉयमेंट वाज 2. अब अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ गया तो क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से वेजेस फॉल करें बिकॉज इट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप.
एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। अब वो आप वेजेस के कंपैरिजन में अनएम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे वेजेस देख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी देख सकते हैं, बट यू हैव टू सी दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप एज फार एज द फिलिप कर्व इज concerned. So before we proceed, I just want a confirmation whether you have understood the concept or not, या कोई question आपके दिमाग में? Is there any question? Or you have understood it completely? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's proceed. अब जिस तरह से इकोनॉमिक के सारे कॉन्सेप्ट्स आप अभी तक स्टडी करते आए हैं, जब एक कॉन्सेप्ट बन जाता है तो उसके बाद थॉट प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग अपने अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं कि इसमें ये हो जाना चाहिए, इसमें वो हो जाना चाहिए, इसमें ये कमियां हैं। तो जब A.W. फिलिप्स ने अपना कॉन्सेप्ट सामने रखा तो इकोनॉमिस्ट ने एक आर्गुमेंट रखा कि जो फिलिप्स कर्व है दैट इज अ शॉर्ट रन कर्व। तो यानी कि जब आप क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि फिलिप्स कर्व एज गिवन बाय A.W. फिलिप्स is a short run curve or a long run curve, then it is a short run curve. शॉर्ट रन कर्व के बेसिस पे ही A.W. फिलिप्स का कॉन्सेप्ट समझाया गया। अब शॉर्ट रन कर्व क्यों कहा गया है? जब फ्रेडमैन इसको स्टडी करते हैं तो वहां पे बात आती है कि the economists argue that the Phillips curve relates to short run and it does not remain stable. दो चीजें इसके बारे में कही गई हैं। एक ये कहा गया है कि शॉर्ट रन से रिलेटेड है और स्टेबल नहीं। अब ये स्टेबल नहीं है, इसका क्या मतलब है, ये आगे की लाइन में आपको समझ में आएगा। इट चेंजेस विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। Now, what does it mean when we talk about expectation of inflation? दो तरह के words होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जो आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आपके सामने आ सकता है। There is an actual rate of inflation and there is an expected rate of inflation. दो different word हैं, actual rate and expected rate. अब एक्चुअल रेट और एक्सपेक्टेड रेट को हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं जब हमने मार्कअप इन्फ्लेशन की बात करी थी। तो मार्कअप इन्फ्लेशन की क्या बात थी कि सपोज अगर लेबर अपनी वेज डिसाइड कर रहा है तो वो अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग में मार्कअप ऐड कर देता है। तो कॉस्ट उसने किस बेसिस पे डिसाइड करी? कॉस्ट उसने डिसाइड करी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। उसने ये मान के चला कि इतनी महंगाई बढ़ सकती है, ये हमारा इतने तक में खर्चा चल सकता है, इतनी महंगाई आज 500 है कल 600 हो जाएगी। तो ये उसने क्या करा, किस बेसिस पे अपने मार्कअप्स डिसाइड किए? उसने अपने मार्कअप्स इस बेसिस पे डिसाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेक्टेशंस अबाउट इन्फ्लेशन। उसने एक्सपेक्ट किया है कि इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, इसी चीज को एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं। एंड व्हाट इज द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन? एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन सेज दैट इतनी महंगाई बढ़ी। तो इसको एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज अ फोरकास्ट। वो फोरकास्ट कर रहा, फोरकास्टिंग कर रहा, अभी उतनी महंगाई बढ़ी नहीं है, मगर अपना वेजेस डिटर्मिनेशन के लिए जो जिस प्रकार से हमने फिलिप कर्व में स्टार्ट में बात करी थी कि वो क्या डिसाइड करता है कि इससे कम वेज मिलेगी तो आई विल प्रेफर टू रिमेन अनएम्प्लॉयड रादर देन वर्किंग एट सच लो रेट ऑफ वेजेस। जिस प्रकार से हमने स्कूल के टीचर वाला एग्जांपल आपके सामने दिया था, तो स्कूल के में आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप ये कहेंगे कम से कम 15,000 मिलेगी तब तो हम जॉब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब ये किस बेसिस पे आपने डिसाइड किया? अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन। आपने कहा कि इतना मिलेगा तब तो हम खर्चा, जो लोग कहते हैं ना कि भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो ये मतलब क्या होता है? दिस स्टेटमेंट कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, दिस इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने कम पैसे में काम नहीं चलेगा, हमें और ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। और महंगाई वास्तव में कितनी बढ़ी, दैट बिकम्स द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो जब फिलिप कर्व का क्रिटिसिज्म हुआ
तो economists argued that Phillips curve relates to the short run and it does not remain stable. It changes with the expectation of inflation. In long run, there is no trade-off between inflation and unemployment. This view has been expounded by Friedman and Phelps in what has come to be known as the accelerationist or adaptive expectation hypothesis. इस लाइन का मतलब क्या है? ये जो टर्म्स हैं इनको बहुत समझते चलिए. ट्रेड ऑफ का क्या मतलब होता? ट्रेड ऑफ का मतलब होता है एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है. जिस प्रकार से हमने जब इन अनएम्प्लॉयमेंट और वेज के बारे में बात करी तो देयर वाज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन टू थिंग्स. एक चीज बढ़ रहा था तो एक चीज घट रही थी. मगर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता है. लॉन्ग रन में देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है. क्यों ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी? बिकॉज there is another term which is known as the natural rate of employment. Am I clear? My sound is coming, my voice is coming. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो एक्चुअली आप लोगों के सबके कैमरे ऑफ हो गए इसलिए मुझे क्लियर नहीं समझ में आ रहा. तो ये टर्म्स को बहुत अच्छे से समझते चलिए कि लॉन्ग रन में वो क्या कह रहे हैं. लॉन्ग रन में कह रहे हैं देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब ये जो इनवर्स रिलेशनशिप की बात हो रही थी ये सिर्फ शॉर्ट रन में बात हो रही थी. शॉर्ट रन में देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. बट लॉन्ग रन में देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. दैट मीन्स अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि लॉन्ग रन में अकॉर्डिंग टू इन द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज नो रिलेशनशिप या नो ट्रेड ऑफ, इस तरह से कुछ भी 4 पॉइंट बना दिया तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. वहां पे कोई भी इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होती. कई बार हम लोग क्वेश्चंस बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और हम लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि हम लोगों ने इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ा था. तो हमेशा दिमाग में रखिए इनवर्स रिलेशनशिप शॉर्ट रन में है, इनवर्स रिलेशनशिप लॉन्ग रन में नहीं है. लॉन्ग रन में सिचुएशन क्या है? द सिचुएशन इज ऑफ अ नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आपका जो सिलेबस है उसमें भी आप इस चीज को देख लीजिएगा कि एक पॉइंट दिया हुआ है कि द नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नाउ व्हाट इज द नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट? नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो पोजीशन है जहां पे एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन दोनों सेम रहता है. इसका मतलब जो एग्जांपल हम लोगों ने दिया था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी महंगाई बढ़ेगी और अगर उतनी ही बढ़ रही है तो इसका मतलब बोथ द थिंग्स आर इक्वल. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन और दिस एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन आर इक्वल. दोनों इक्वल हैं तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो अगर फॉर्मूले के फॉर्म में आप इस चीज को लिखना चाहते हैं तो इस चीज को नोट कर लीजिए कि नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू मींस द एक्चुअल रेट ऑफ inflation and expected rate of inflation are equal. दोनों equal हैं तो there is a natural rate of employment. तो ये situation कब आती है natural rate of employment की? ये short run में नहीं है, ये long run में है. तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी अगर आप इस चीज को स्टडी करेंगे तो नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन which occurs in long run and not short run. Short run में क्या है? Short run में there is a discrepancy between expected rate of inflation and actual rate of inflation. Short run में क्या होता है? अगर एकदम से हमसे कोई पूछ ले कि कितनी महंगाई बढ़ेगी, हम नहीं बता सकते हैं. हम एक्सपेक्टेड कहते हैं कि मान लो इतना तक दाम बढ़ सकता है, इतना तक हो जाएगा. मगर लॉन्ग रन में हम लोग हमेशा से जानते हैं, कुछ भी चीज आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, लॉन्ग रन इज अ स्टेबल कॉन्सेप्ट. तो लॉन्ग रन पे जब हम जा रहे हैं तो लॉन्ग रन मींस कि दिस इनवर्स रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट एंड व्हाट एग्जिस्ट इज द नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट करती है? अगर कोई आपसे ये पूछ ले तो इनवर्स रिलेशनशिप इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि there is a discrepancy between the expected rate of inflation
and the actual rate of inflation. एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कुछ और होगा, महंगाई कुछ और बढ़ रही होगी, हमने मान कुछ और लिया। तो जब हम कुछ और मांग लेंगे तो हम क्या करेंगे, अपना वेज लेवल, अपना जो वेजेस डिमांड करेंगे वो शायद गलत डिमांड कर ले। अगर हमारा खर्चा 15,000 में चल सकता है तो हम डिमांड क्या कर ली, हमने 20,000 कर ली। अब 20,000 की वजह से जब हमें 20,000 नहीं मिले तो हम अनएम्प्लॉयड रह गए। अनएम्प्लॉयड हम क्यों हैं? क्योंकि हमने सही रेट ऑफ इन्फ्लेशन को डिटरमिन ही नहीं कर पाए। तो द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज डिफरेंट देन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जब दोनों में डिफरेंस था, दोनों में डिस्क्रिपेंसीज थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि देयर वाज एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। जब इन दोनों में डिफरेंस आएगा तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट करेगा, और जब नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पहुंच जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट द परसेंट विल बी एट अ स्टेबल पॉइंट एंड इट विल बी एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर हम नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। सो दिस is the description as given by Friedman, and Friedman gave the description of the long run Phillips curve. A.W. Phillips का शॉर्ट रन फिलिप कर्व था, फ्रेडमैन का लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है। एंड हाउ डज इट वर्क? अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें, इस डायग्राम में सिचुएशन क्या है, दिस वर्टिकल लाइन इज द लॉन्ग रन फिलिप कर्व। इसका मतलब क्या है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका जो A.W. फिलिप कर्व था, द शॉर्ट रन फिलिप कर्व was sloping downward like this। ये जो SPC1, SPC2, SPC3 दिया हुआ है, ये सब शॉर्ट रन फिलिप कर्व है। तो शॉर्ट रन फिलिप कर्व्स आर मूविंग डाउनवर्ड्स, बट द लॉन्ग रन फिलिप कर्व इज अ स्टेबल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। अब थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स आप लोग अपने दिमाग में डेवलप करते जाइए। जब हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे कि जहां आपकी सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद स्टेबल हो जाती है, सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज, तो वहां पर भी सप्लाई कर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन अपवर्ड्स हो जा रहा था। उसी तरह से जहां पर भी आपको इस तरह की सिचुएशन मिलेगी, ये लॉन्ग रन फिलिप कर्व है, तो दिस लॉन्ग रन फिलिप कर्व इज ऑल्सो अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। So this is the long run Philip curves, and these are the short run Philip curves. Now what is actually happening in this Philip curve? ये हम point position A से start करते हैं। What is position A? This position A is a point where the inflation is 2% and unemployment is 3%. ये situation है, ये हमारी base position है, A है, और इन्फ्लेशन हमारी 2% है, अनएम्प्लॉयमेंट 3% है। अब सपोज गवर्नमेंट ये चाह रही है, गवर्नमेंट ऐसा स्टेप लेना चाह रही है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करें। हर गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करें। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करेगी। हम लोगों ने जब कीन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे एग्रीगेट डिमांड का, तो उसमें यही था, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, C प्लस I प्लस G का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। तो जब गवर्नमेंट ने आपका ये इंक्रीज किया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया, तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। तो जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है। आपको पता है जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस इंक्रीज करेगा। तो जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी तो डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन मूव फ्रॉम 2% टू 4%। इन्फ्लेशन मूव कर गया 2% से 4% पे। अब 2% से 4% पे सिचुएशन क्या आई कि अनएम्प्लॉयमेंट टेम्पररी तौर पे हमारा 2% पे आ गया। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कुछ देर के लिए हमारा डिक्लाइन करा बाय इंक्रीजिंग द एग्रीगेट डिमांड। गवर्नमेंट का पॉलिसी यही थी कि हम डिमांड को इंक्रीज कर दें जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। अब जब यहाँ पे सिचुएशन आ गई कि A टू B मूव कर गया है, तो इसमें सिचुएशन क्या थी कि द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज 2% एंड द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज 4%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब लेबर के सामने ये सिचुएशन है कि हमारा 2% हमने एक्सपेक्ट किया था महंगाई, मगर गवर्नमेंट के मेजर की वजह से 4% महंगाई हो गई। तो लेबर क्या डिमांड करेगा? लेबर मोर वेजेस डिमांड करेगा।
तो जब लेबर मोर वेजेस डिमांड करेगा तो उसके सामने सिचुएशन क्या आ गई कि आपका मोर वेजेस डिमांड करने से फिर से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा एंड द अनएम्प्लॉयमेंट विल अगेन इंक्रीज फ्रॉम 2% टू 3%। इसका मतलब जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ और जब वेजेस हाइक करी तो अनएम्प्लॉयमेंट अगेन इंक्रीज हो गया, मगर इंक्रीज कहां तक हुआ? टुवर्ड्स द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब यू स्टार्टेड फ्रॉम ए, यू मूव्ड ऑन टू बी एंड देन यू मूव्ड ऑन टू सी। तो जब बी से सी पे आ गए तो अब गवर्नमेंट के सामने फिर वही समस्या आ गई कि हमारा 3% अनएम्प्लॉयमेंट हमें इसे कम करना है। तो गवर्नमेंट ने फिर से डिमांड बढ़ाने के लिए सेम मेजर्स लिए। सेम मेजर लेने में फिर वही सिचुएशन आई कि डी पे मूव कर गए। जब डी पे मूव करा देन अगेन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज 4 एंड द एक्चुअल रेट इज 6। Again the labor demanded more wages, and when they demanded more wages then this position moved from D to E. अब ये जो पोजीशन मूव कर रही है A to B, B to C, C to D, D to E, इसमें आप देख रहे हैं there is an acceleration. That's why the view of propounded by Friedman and Phelps is known as the accelerationist or adaptive expectation hypothesis. मतलब ये एक और नाम से जाना जाता है। एक्सेलरेशनिस्ट क्यों कहा जाता है? देयर इज एन एक्सेलरेशन, चीजें बढ़ रही हैं। पहले क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ गया, फिर वेजेस बढ़ी, फिर इन्फ्लेशन बढ़ा, फिर वेजेस बढ़ी, फिर इन्फ्लेशन बढ़ा, फिर वेजेस हुई। तो क्या हुआ? एक्सेलरेशन हो रहा। दूसरी सिचुएशन क्या आ रही है? देयर इज एन अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस hypothesis. There is an adaptability or adapting. They are adapting to situation. Adapting situation क्या हो रहा है? 2% था, ठीक है, वेजेस इन्फ्लेशन बढ़ गया, वेजेस बढ़ाओ, अडेप्टेशन हो गया, फिर से यहाँ पे आ गए। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ सिचुएशन आई, फिर अडेप्टेबिलिटी आई, फिर वहां से मूव करके यहाँ पे आ गए। So this is the basic difference between the short run Phillips curve and the long run Phillips curve. कि short run Phillips curve में there is a downward sloping Phillips curve and there is an inverse relationship between unemployment and inflation. But in case of long run Phillips curve, it is not a downward sloping, it is a vertical straight line. और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के साथ साथ देयर इज नो इनवर्स रिलेशनशिप। इसमें आप देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट 3% पे टिक कर रहा है, इन्फ्लेशन भले ही बढ़ता जा रहा है, मगर उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यहां से चेंज नहीं हो रही। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग रन एंड द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस थिंग? कोई ऐसी चीज है जो आपको इन दोनों में समझ में नहीं आई? No, sir, it is clear. It is clear, everyone? Yes, sir. Okay. So, Dimple, is it clear or not? Yes, sir. Okay. तो ये हो गया, लॉन्ग रन हो गया, शॉर्ट रन हो गया। Now, then there was Tobin's view. अब क्या होता है जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो एक बीच की सिचुएशन निकाली जाती है। तो उसी तरह से A.W. फिलिप्स ने शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व बनाया, उन्होंने कहा इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिर उसके बाद फ्रेडमैन ने वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का बना दिया। तो जब दो लोगों की सर्कमस्टेंसेस आए तो तीसरे आए टॉबिन्स। टॉबिन्स ने दोनों को कंबाइन करके एक नया फिलिप कर्व डिजाइन किया, जिसमें उन्होंने कहा इट इज वर्टिकल एट सर्टेन लेवल एंड इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एट सम अदर लेवल। और इंस्टेड ऑफ नेचुरल एम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने एक दूसरा नाम जो लिया वो ये लिया कि इट इज द क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लीजिएगा। टॉबिन्स का क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और फ्रेडमैन्स का नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, राइट? सो as far as the questions are concerned, James Tobin in his presidential address before the American Economic Association in 1971, मतलब कि कहां पे ये कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने?
before the American Economic Association in 1971, and it was a compromise between the negatively sloping and vertically sloping Philip curve. That means it is a compromise. ये इन्होंने एक पक्ष को नहीं रखा, दोनों पक्ष के बीच का एक कॉमन सिचुएशन निकाली, एक कॉमन सॉल्यूशन निकाला. वो ये निकाला कि it is neither vertical throughout nor a downward sloping throughout. It is a combination of both. And what did he believe? Tobin believed that there is a Phillips curve within limits, but as the economy expands and employment grows, the curve becomes even more fragile and vanishes until it becomes a vertical straight line. इसका मतलब ये कहते हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का जो कर्व रहता है, ये जब इकोनॉमी ग्रो करती है, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है, एक्सपैंड करती जा रही है, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट ग्रो करता है और कर्व इधर मूव करते करते इट वैनिशेस